यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2013। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। अश्वक की राजधानी मस्सग सिकंदर के आक्रमण के समय एक प्रमुख सीमांत प्रांत था। यहाँ पर स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। जब पुरुष मर गए सिकंदर के आक्रमण के समय तो यहाँ की स्त्रियों ने युद्ध किया था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कालिदास से संबंधित है। यह बादामी के शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका ऐहोल प्रशस्ति उससे संबंधित है। लेख की भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। रचना इसकी रविकीर्त ने किया था। तो ऐहोल प्रशस्ति की रचना रविकीर्त ने किया था। इसमें कालिदेश भारवी के समान यश प्राप्त कवियों के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव का मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है। शिव मंदिर भूमरा से संबंधित है, भूमरा स्थान पर है। और विष्णु मंदिर एरड़ से संबंधित है। ईंट मंदिर भीतरगांव, दशावतार देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरड़। बोरोबदूर स्तूप जावा में है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईसा पूर्व में हुआ था और ये सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे सैनिक छावनी में। इसका पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III था। सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। गयासुद्दीन बलबन जो था वो गुलाम वंश का शासक था। 1266 से 1286 तक इसने शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर दिया था और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इसने किया था। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन लेखक हैं इसके। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन और फिर तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन, तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख़े यामीनी अल उतबी। तो तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन, तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी और तारीख़े यामीनी अल उतबी। द्वितीय ताजमहल रबिया उद दौरानी के मकबरे को कहा जाता है। ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगजेब ने बनाया था। इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि किसको दी थी? तो जमा हसन अबुल हसन को। नादिरुज्जमा अबुल हसन को दिया था। नादिर उल अस्त्र मंसूर को दिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित हैं। दारा शिकोह कादरिया और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया, दारा शिकोह कादरिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया और मोइनुद्दीन चिश्तिया। अमीर हसन देहलवी को उसकी गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने किया था। इसमें गयासुद्दीन का कोई योगदान नहीं है। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। इसमें 8 मंत्री होते थे जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश होते थे। इनका कार्य था राजा को परामर्श देना। उस परामर्श को राजा मानता भी था, नहीं भी मानता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। किसी भी तरह यह मंत्रिमंडल के रूप में नहीं था। हितोपदेश जो है वो ताजुल माली, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया ताजुल माली, तो हितोपदेश माली। इसका फारसी में अनुवाद करके नाम रखा गया था मुफर्रीह उल कुलूब।
मुफर्रिह उल कुलूब हितोपदेश को। सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। शेख अहमद सरहिंदी और ख्वाजा बकी बिल्लाह इसके प्रमुख शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी और ख्वाजा बकी बिल्लाह। वजहतुल सुलूद प्रत्यक्षवादी दर्शन के आधार पर था ये जो नक्शबंदिया सिलसिला था। यह औरंगजेब जो था इस सिलसिला को मानता था, इस सूफी सिलसिले को मानता था। अमीर खुसरो, इसका पूरा नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो जो था, इसका जन्म 1253 में वर्तमान कासगंज या काशी नगर में यूपी में हुआ था, पटियाली नामक स्थान पे। इसको तूतिए हिंद कहा जाता है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान था और इसे सम्राट फारुखसियर ने 1717 में नियुक्त किया था बंगाल का गवर्नर। जब मुर्शिद कुली खान मर गया तो उसके बाद उसका सुजाउद्दीन नाम का दामाद बना सूबेदार, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला ने मान्यता प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया जो हैं वो द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्सिटिशन के बुक के लेखक हैं। द ग्रेट डिवाइड जो है वो H.V. हार्डसन, भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर लिखी गई। द ग्रेट डिवाइड वो H.V. हार्डसन द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। इकबाल जो था 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। इकबाल और बटुकेश्वर दत्त जो हैं वो सेंट्रल बम असेंबली पर बम फेंके थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किसमें किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी मिला दिया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया और प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो कैनिंग बना था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह जो थे वो पेरिस चले गए थे। सिख धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे। रूस की यात्रा किए थे और इनका मृत्यु जो होता है वो इंग्लैंड में हुआ था। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। निधन पेरिस में हुआ था और अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50, ये जो है W.H. स्लीमैन की रिपोर्ट है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849 से 50, ये W.H. स्लीमैन ने इसको संबंधित है। एक ठगी प्रथा का अंत करने का काम W.H. स्लीमैन ने किया था। स्लीमैन ने पंजाब विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए जो त्रिपरिषद का गठन किया गया था, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में। इसके अध्यक्ष थे हेनरी लॉरेंस, अन्य सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मांसले। तो ये 3 परिषद से कौन कौन संबंधित थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मांसेल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। टीपू ने अपना आधा राज्य इसको अंग्रेजों को देना पड़ा था इसके तहत। लॉर्ड एलनबेरो जो है वो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया था। लॉर्ड एलनबेरो सिंध का 1843 में विलय किया। डलहौजी जो था वो अवध का विलीनीकरण किया था 1856 में। बेलेजली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है जिसमें टीपू की मृत्यु हुई थी। हेस्टिंग जो है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। 1817 से 1818 में हेस्टिंग तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। कौमी आवाज पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1945 में।
इनके साथ रफ़ी अहमद किदवई ने लखनऊ से यही पत्र प्रकाशित किया था। 1997 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार था, रफ़ी अहमद किदवई और नेहरू द्वारा। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इसके लेखक हैं भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, भगत सिंह ने मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, और इन एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता सी मजूमदार ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया था। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में बताते थे, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर उनके उपन्यास जो घरे बारे हैं वो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की कथा के माध्यम से चित्रण इसमें किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। गदर पार्टी का पत्र गदर जो था साप्ताहिक पत्र था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना के अध्यक्षता में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय था। गदर साप्ताहिक पत्र इसके द्वारा निकाला जाता था। सर जॉन साइमन जो था वो उदारवादी था। साइमन कमीशन का सर जॉन साइमन जो था वो उदारवादी था, ये अध्यक्ष भी था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के रूप में शामिल थे। क्लीमेंट एटली जब भारत की स्वतंत्रता बनी तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना था क्लीमेंट एटली। बलिया में 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तामलुक में 1942 से 1944 तक चली थी। यहाँ जातीय सरकार तामलुक की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो 1942 के समय देश के विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे 1942 में इनके नेतृत्व में बनी थी। तामलुक मिदनापुर जो था वो बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ पे तूफान आया था तो तूफान पीड़ितों की सहायता किया था। ये सरकार 1942 से 1944 तक चली थी। तीसरे नंबर पर आता है सतारा जो महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पर भी बनी थी समानांतर सरकार 1943 से 1945 तक। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर एक प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, प्रति सरकार। उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय ये बोला था। दांडी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे और 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था। 5 अप्रैल को ये इन्होंने ये बात बोली थी कि शक्ति विरुद्ध हम विश्व की सहानुभूति चाहते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 23 मार्च 1931 को हुई थी और लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी थे। 23 मार्च 1930 को तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई और उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 26 मार्च 1931 को और उसके सबसे बाद में 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। तो पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर कराची का कांग्रेस अधिवेशन 26 मार्च 1931 को और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन के संबंध में
यह आंदोलन 1920 से 22 तक चला। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार योजना शामिल थी और जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में नागपुर में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों और सुधारवादियों मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की थी, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी, उसका आलोचना हुआ था। एम.एन. जोशी और बी.बी. गिर के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया गया था 1929 में 29-30 में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही अलग हुआ था इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। और 22 मार्च 1940 में लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। शुरुआत इसकी 1930 के अधिवेशन में जो इलाहाबाद में हुआ था, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुआ था मुस्लिम लीग के, और औपचारिक रूप से 22 मार्च 1940 को लाहौर में जो लीग का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे इसकी मांग की गई। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों जो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सहगल, शाहनवाज, गुरुबख्श, ढिल्लन, इन सब के विरोध में लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज 5 से 11 नवंबर 1945 तक चला था इनका मुकदमा। भारत का प्रधान सेनापति भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड बेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल था। 1943 से 1947 तक वो भारत का वायसराय भी बनाई। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कमांडर इन चीफ था। 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय था। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है, सतलज नदी के तट पर। 23 मार्च को इनकी श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने विरोध किया था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए किसको जाना जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 दिसंबर 1919 को हुआ और रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इसमें क्रम देख लेंगे। सबसे पहले रोलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, और उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन हुआ। तो पहले रोलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, और उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का 26 से 30 दिसंबर 1919 के मध्य कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। सत्याग्रहियों की सबसे अधिक संख्या जो थी महात्मा गांधी के साथ, जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, उसमें गुजरात के सबसे अधिक थे। बापू माई मदर मनु बहन का संस्मरण इन्होंने लिखा है, बापू माई मदर। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखी थी।
हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी थी। 1909 में इन्होंने इसको लिखा था जब वो जहाज़ पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन जा रहे थे। बाद में प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो है वो महात्मा गांधी का जीवनीकार भी बना। इसके अलावा पर्लबैक, एडरगसनो, एमएल सूरमैन और नॉर्मन थॉमस ने लुई फिशर के साथ मिलकर के भारतीय स्वतंत्रता की मांग भी की थी। ये अमेरिकी बुद्धिजीवी थी। ये सब अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था और उनका जीवनीकार भी बना बाद में। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय और पूर्ण स्वराज की मांग। कर्नाटक रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक मंदाकिनी नदी किनारे गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी ये सभी अवस्थित हैं। और गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा और लक्ष्मण नंदा के किनारे अवस्थित है। जस्ता, सीसा इन सब पे राजस्थान का एकाधिकार है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। ताटीपाका आंध्र प्रदेश का है। कोयली गुजरात का है। तेल शोधक शाला और नागपट्टिनम तमिलनाडु का है। नुमालीगढ़ असम का है। नुमालीगढ़ असम। मटर की पत्ती विहीन अपर्णा प्रजाति है। बारानी द्वीप धान की फसल है। इसके अलावा नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती ये सब भी हैं। बहार अरहर की प्रमुख फसल है। मालवी चमत्कार, मालवी विकास, अमर आज़ाद ये सब। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। गन्ना उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। धान भारत का स्थान किसमें है? द्वितीय है। पहले नंबर पर चीन है। एनपीके का अनुपात दलहनी फसलों में कितना होता है? तो 1:2:2, 122। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% के लगभग है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, बरुआ ये सभी सरसों की प्रजाति है। संकर धान की खेती सबसे अधिक चीन में लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। अब इसका नाम चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कर दिया गया है। जेली जो है वो अमरूद से बनती है। जेली, पपीते में पपाइन पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है, तो पपीते से जेली नहीं बनती है। जेली बनने के लिए आम और ये अमरूद में पेक्टिन जो होता है, अमरूद में पेक्टिन पाया जाता है जिससे जेली अच्छी तरीके से बनती है। बाकी आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, ये इससे भी नहीं बनता है। तो आम में पेक्टिन पाया जाता है, पपीते में पपाइन और अमरूद में पेक्टिन। सुनहरा सुमेलित कौन सा कैसे है? तो सफ़ेद क्रांति दूध, सुनहरा क्रांति जो है सुनहरी उद्यान से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। केले का अधिकतम उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। क्लीवलैंड जो है वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। मेसाबी रेंज जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए यूएसए का है, मिसिटोना प्रांत में। स्वर्ण का द्वार नगर सैन फ्रांसिस्को, स्वर्ण का द्वार नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। गोल्डन गेट। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भू आबद्ध देश कौन सा है? तो अजरबैजान नहीं है, बाकी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सभी हैं। ये किर्गिस, उज्बेकिस, तजाकिस। अजरबैजान नहीं है। अजरबैजान जो है इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। इसके किनारे पर ही अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है।
कैस्पियन सागर के। संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है यूरोप में सबसे अधिक है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों में ही अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार पाया जाता है। प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो यूरोप में मैदानी भाग अधिक है। सिराको जो है वो फ्रांस की स्थानीय वायु है। सिराको भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। सिराको फ्रांस से संबंधित नहीं है। सिराको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है। इससे लीबिया से उठाए गए धूल को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस तक पहुंचाती है ये। तो सिराको जो है वो इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, लीबिया इन सब से संबंधित है सिराको। बोरा जो है वो इटली से संबंधित है, ब्लिज़ार्ड कनाडा से, बोरा इटली से, सिराको लीबिया, अल्बानिया, इटली, ग्रीस। प्रति एकड़ कपास उत्पादन जो है चीन में उच्चतम है। चीन में चुकंदर से चीनी जो है वो यूक्रेन तैयार करता है। संपूर्ण चीनी इसके यहाँ चुकंदर से तैयार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक घूमने वाला देश कौन है? फ्रांस। विश्व का सर्वाधिक भ्रमण करने वाला देश फ्रांस है। मोस्ट विजिटेड कंट्री। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पे चीन है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर ब्राज़ील है। उजवास कोयला क्षेत्र रूस का है। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र चीन का है। ब्रिस्टल यूके का है और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है। रूर जर्मनी का क्षेत्र है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस का है। फ्लैंडर्स बेल्जियम, फ्रांस। स्कॉटलैंड जो है यूके का है। स्कॉटलैंड यूके। और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए का है। न्यू इंग्लैंड यूएसए। कच्छ में भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी गुजरात के जामनगर जिले में 1982 में। 2003 में जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना शुरू की गई थी। हरियाली योजना। मानस जो है वो असम में है। मानस जो है मंडल अभयारण्य असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्य मलाई केरल। अगस्त्य मलाई जो है वो केरल की है। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले शब्द जो है वाल्टर जी रोजन ने यूज किया था। वाल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी। रेमंड एफ दासमैन। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में उनकी बुक थी उसमें किया था। बाद में बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेमंड एफ दासमैन, बायोडाइवर्सिटी डब्ल्यू.जी. रोजन। 2005 में ओजोन का पता लगाया था डब्ल्यू केंट मूर ने। डब्ल्यू केंट मूर तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का ओजोन छिद्र जो है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता ब्रिटिश टीम ने लगाया था। ब्रिटिश टीम ने 1985 में। और तिब्बत के पठार के ऊपर जो ओजोन होल हुआ है उसका पता सबसे पहले तो डब्ल्यू केंट मूर ने। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि जो है वो साइक्लोन कलेक्टर है, बैग फिल्टर है, साइक्लोन सेपरेटर, ये सब होता है। साइक्लोन डिवाइडर जो होता है, साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। इसके द्वारा गैसीय व कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर का यूज किया जाता है, साइक्लोन डिवाइडर का नहीं। वायु प्रदूषण से संबंधित कौन कौन है तो स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, एस्बेस्टोसिस है। यूट्रोफिकेशन नहीं है। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। एस्बेस्टस फाइबर जो होता है ज़्यादा देर तक अगर इसमें रहे कोई तो एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। मीसोथेलियोमा नामक इसे बीमारी हो जाती है, मीसोथेलियोमा। पेड़ पौधों जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाया जाता है।
14 वर्ष से कम आयु वालों की सकल जनसंख्या का आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 29% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 14% लोग जो है वो 14 साल से कम आयु के हैं। नगरीय घनत्व तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद महाराष्ट्र में है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। उच्चतम 1981 से 2000 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी नागालैंड में। नागालैंड में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी। 10 लाख नगरों की संख्या लगभग 53 है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा का है, उसके बाद सिक्किम का है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महाराष्ट्र है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी में है, IIPR कानपुर में है, IISR लखनऊ में है, यस मीन शुगर केन गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। 1903 में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में लगाई गई थी। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल। हिंडाल्को रेणुकूट में अवस्थित है। पाकिस्तान पर रिहंद नदी पर अवस्थित एक बांध है और ये बिड़ला समूह की कंपनी है। एल्यूमिनियम संयंत्र हिंडाल्को जो होता है, यहाँ से इसको बिजली सप्लाई रेणुकूट से किया जाता है, हिंडाल्को को। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में। अब इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। परियोजना इटावा पायलट परियोजना। इटावा पायलट परियोजना का प्रारंभ 1984 में महेवा गांव इटावा से हुआ था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना 1948। इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना 1948। अमेरिकी अधिकारी अल्बर्ट मेयर ने इसको शुरू किया था। अल्बर्ट मेयर ग्रामीण विकास के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना वर्ष 1948। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, स्थापना 1889। उत्तर प्रदेश का योगदान गेहूं उत्पादन में लगभग 32.42 है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी 1952। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है, जो ऑप्शन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वाराणसी है। उसके बाद है गाजीपुर, उसके बाद है जौनपुर और उसके बाद है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया है, सायरा है, राई है। राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, मयूर नृत्य इसके अंदर होता है। सायरा जो होता है बुंदेलखंडी किसानों द्वारा, सायरा किसानों द्वारा फसल कटने की खुशी में किया जाता है। धोबिया राग जो है धोबी जाति द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला आबादी लगभग 48% है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था। 1989 में उत्तर प्रदेश में 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 1947 में हिंदी को राजभाषा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है 1972 में बनी थी और 1989 में बाद में उर्दू को भाषा का दर्जा मिला। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 79.24 है, 79.24, और भारत के स्तर पे 77.3 है, 77.3। नहीं, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 79 थी और अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी की पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। उत्तर प्रदेश में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 केंद्रीय
अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, बनारस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लखनऊ वाला, इलाहाबाद, ये सब सामान्य श्रेणी में है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है रानी झांसी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी, और एक विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। फसल गहनता यूपी की लगभग 160% तक होती है, 160%। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में 5 है, 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ ये एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, तो चंद्रशेखर आज़ाद वाली कानपुर में है। सैम हिगिन बॉटम जो है ये डीम्स विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। राष्ट्रीय संग्रहालय मैसूर में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। बाद में इसके क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना की गई थी। तो दक्षिणी क्षेत्र का संग्रहालय मैसूर में है, मध्य क्षेत्र का भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र का भुवनेश्वर में है। राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले 1956 में राजस्थान बना था, 1960 में महाराष्ट्र, 1966 में हरियाणा। डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है? चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। DDR इसको DDR के रूप में पूछा है, तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च जो है वो हैदराबाद में है। व्हीट रिसर्च गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। और मेज रिसर्च मतलब मक्का अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। और पल्सेज का दाल का कानपुर में है। तो राइस रिसर्च हैदराबाद, गेहूं रिसर्च करनाल, मक्का रिसर्च नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, 1989 में। नेक्स्ट है CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल में है। सॉयल सैलिनिटी केंद्रीय मृदा लवणता, सॉयल सैलिनिटी रिसर्च मृदा लवणता करनाल में है। ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च मतलब कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। CTRI ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। और सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मृदा लवणता ये करनाल में है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। राइस रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है।